आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसे हम माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो तुम्हें ऐसे भी आ सकता है कि MPD या MPN पे नोट लिखो तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स या माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स। तो इसमें क्या क्या आता है? CML आता है, जो हमने अलग वीडियो में किया है, जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। फिर हमारा आता है PV क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया। ये तो तुम्हें पता ना, इसकी वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, ठीक है। जो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा आता है ET क्या होता है? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस भी लिखा सकता है। इस पे अलग से भी नोट आ सकता है या ऐसे ही आ सकता है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बताओ। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। ET हो गया, PV हो गया। उसके बाद तुम्हें आ सकता है माइलोफाइब्रोसिस प्राइमरी। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं CML का। मैं पहले बताया कि अलग वीडियो बना चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट है, अलग नोट भी आ सकता है इसमें। अब बात करते हैं, और इन तीनों पे बेसिकली इकट्ठा ही नोट आएगा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स करके, अलग अलग तो चांसेस कम है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पॉलीसाइथेमिया वेरा से। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा है क्या? डरो मत, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। पॉलीसाइथेमिया वेरा में बेसिकली हमारे RBCs इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा HB जो है वो इंक्रीज़ करेगा। हीमाटोक्रिट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन नहीं इंक्रीज़ करना। अगर तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ नहीं है, लैब फाइंडिंग्स में एरिथ्रोपोइटिन कम है, तो तुम पॉलीसाइथेमिया वेरा की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो। तो एरिथ्रोपोइटिन तुम्हारा नॉट इंक्रीज़, नॉर्मल है, डिक्रीज़ है, वो अलग बात है, बट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉलीसाइथेमिया वेरा की थोड़ी सी ब्रीफ। तो अब तुम बताते लिखना क्या है, ठीक है। बेसिकली ये क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्लिनिकली बंदा प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि सारा कुछ इंक्रीज़ होता है, पैनसाइटोसिस होता है। पीछे हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमने पढ़ा था कि पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, एक पर्टिकुलर सेल्स हैं जो इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे पैनसाइटोसिस हो जाता है तुम्हारे, मतलब रेड सेल्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज़ कर जाएंगे, प्लेटलेट्स तुम्हारे इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो पैनसाइटोसिस होता है तुम्हारा इसमें बेसिकली, ठीक है। अब पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है बेसिकली ये इसके लिए यूज़ किया जाता है जो हमारा प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया नॉर्मली प्राइमरी वही होता है जिसका कोई भी इडियोपैथिक, मतलब जिसका रियल रीज़न नोन नहीं है कि क्लिनिकली वो क्यों हो रहा है। तो इडियोपैथिक है, क्लियर रीज़न इसका नहीं पता है क्यों हो रहा है क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया सेकेंडरी के क्या केसेस हो सकते हैं। अब तुम बताओ RBCs कब बढ़ सकता है? अब बंदा अगर हाई एल्टीट्यूड पे गया तो उसको ऑक्सीजन डिमांड जो है उसकी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो RBCs ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, उसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उसकी वजह से RBCs ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। कोई पल्मोनरी डिसीज़ है, लंग रिलेटेड डिसीज़ है, तो भी उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सेम ऑक्सीजन के साथ लिंक कर लो। अगर स्मोकर्स है तो उसके लंग्स ख़राब होंगे, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाने के लिए उसको HB ज़्यादा करना पड़ेगा, RBC ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इनएप्ट इंक्रीज़ हो गया एरिथ्रोपोइटिन में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जो फिजियोलॉजिकल है ना, उन सब में बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन तुम्हारा बढ़ता है, क्योंकि ये सारे नॉर्मली हाइपोक्सिया के स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं। तो जब भी हाइपोक्सिया होता है तो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो तभी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस एरिथ्रोपोइटिन से रिलेटेड हमने रूल आउट करने की HB हमारा क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। पॉलीसाइथेमिया वेरा में बेसिकली HB तुम्हारा इंक्रीज़ होना है, रेड सेल्स तुम्हारे इंक्रीज़ होने हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड रीज़न हो सकता है, CVS, पल्मोनरी, ये सारे वो रीजंस हो सकते हैं जिससे तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ हो सकता है हाइपोक्सिया के बेसिस पे,
ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसका प्राइमरी का कोई रीज़न नोन नहीं है। अब आगे आ जाओ, अब तुमने ये कर लिया कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो प्राइमरी होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी में स्प्लीनोमेगैली होगी क्योंकि आरबीसीज बड़े हैं तो आरबीसी टूटेंगे भी तो उतने ज़्यादा, तो प्राइमरी में स्प्लीनोमेगैली पक्का होगी। बट सेकेंडरी में ज़रूरी नहीं है कि स्प्लीनोमेगैली हो या ना हो, तो ये सो ये कि मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसके साथ साथ तुम्हारे इंक्रीज़ क्या क्या होंगे, ल्यूकोसाइट भी तुम्हारा इंक्रीज़ होता है और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, ये ध्यान रखना। हमने AML में बोला था बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं, CML में भी हमने बोला था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अभी तक तुम्हारा ये चीज़ होगी। बट अभी मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है। पेशेंट जब आएगा ना तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है कि एक तो उसका एरिथ्रोपोइटिन का लेवल हो गया, दूसरा हमारी ना इसमें नॉर्मली JAK2 की म्यूटेशन होती है। JAK2 क्या है, हमने टायरोसिन काइनेज म्यूटेशन होती है, ये तुमने एक पॉइंट याद रखना है। जैक-स्टैट मैकेनिज्म तुमने अगर पढ़ा होगा फार्मा में तो उससे रिलेटेड है। तो टायरोसिन काइनेज की म्यूटेशन हो जाती है नॉर्मली जो पॉलीसाइथीमिया वेरा का पेशेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अब जो हमने पॉइंट ध्यान रखना है कि मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, तुमने क्या कराया, उसका ब्लड में JAK2 चेक कराया सबसे पहले। कोई क्लिनिकल में OPD में तुम्हारे पास पेशेंट आया तो तुमने उसका सबसे पहले JAK2 कराया। अगर तो तुम्हारा JAK2 पॉजिटिव आया फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बंदे को पॉलीसाइथीमिया वेरा है, एरिथ्रोपोइटिन भी उसका कम होगा, वो भी तुमने चेक करा लिया। अब अगली बात आ गई, तुम्हारा आ गया JAK2 नेगेटिव। अगर JAK2 पॉजिटिव आ गया ना तुम्हें तो एरिथ्रोपोइटिन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया में हम उल्टा चलते हैं, हम पहले एरिथ्रोपोइटिन करवाते हैं फिर कुछ और करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा JAK नेगेटिव आ गया, अब तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन अगर तो ज़्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ। भी इतनी देर से चिल्ला रही थी मैं ऊपर कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर तो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा है तो ये तुम्हें पता लग गया कि पॉलीसाइथीमिया वेरा नहीं है। अगर तो वो लो है या नॉर्मल है तो तुम अब JAK2 को चेक करोगे, ठीक है। तो JAK2 को चेक करके कंफर्म करोगे। तो इसलिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे ना टेस्ट उल्टा होता है, सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन चेक कराते हैं। एरिथ्रोपोइटिन चेक करवाया, अगर तो हाई है तो मतलब तुमने रूल आउट कर दिया पॉलीसाइथीमिया वेरा है ही नहीं। फिर तुमने कराई JAK2 म्यूटेशन, अगर तो वो पॉजिटिव है तो तुम्हें पॉलीसाइथीमिया वेरा बंदे को है, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है, हमारी JAK2 पॉजिटिव पॉलीसाइथीमिया वेरा है, ठीक है। उसमें हमारे क्या होते हैं, 2 क्राइटेरिया होते हैं, A1 और A2। A1 क्या है कि हमारे एरिथ्रोसाइट की जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ होएगी, आरबीसीज तो बढ़ना ही है ना, तो आरबीसीज की वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ होएगी, मोर देन 0.52 इन मेल्स एंड मोर देन 0.48 इन फीमेल्स। तो ये तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। और A2 में म्यूटेशन इन JAK2, ठीक है। अगर तो JAK पॉजिटिव पॉलीसाइथीमिया वेरा तो तुमने ये भी चेक करना है कि एरिथ्रोसाइट्स का लेवल ज़्यादा है ना, मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि गलत JAK2 पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर हमने जब बोला था कि JAK2 पॉजिटिव आ गया तो पॉलीसाइथीमिया वेरा है, तुमने पर साथ में चेक करना है बंदे का एरिथ्रोसाइट्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ है ना JAK2 म्यूटेशन के साथ। अब दूसरा तुम्हारा था JAK नेगेटिव, मतलब तुम्हारी JAK2 म्यूटेशन नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब उसमें तुमने क्या करना है, A1, इसमें A1 A2 और A3 होना चाहिए। ऊपर वाले A1 A2 नहीं है, नीचे तक बताती हूँ दोबारा। इसमें भी तुम्हारे आरबीसीज जो है रेड सेल का मास वो इंक्रीज़ होना चाहिए। कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, मोर देन 0.60 मेल्स, मोर देन 0.56 फीमेल्स के केस में, ठीक है। तो A2 JAK2 म्यूटेशन नहीं है, वही बात, ठीक है। A3 क्या है कि तुमने रूल आउट करना है कि कोई सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटोसिस का केस तो नहीं है कहीं, वो रूल कर लिया तुमने। फिर तुमने क्या करना है, स्प्लीनोमेगैली चेक करनी है। मैंने बोला था ना स्प्लीनोमेगैली प्राइमरी का फीचर है ही है। फिर तुमने चेक करनी है कि इसकी कहीं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तो नहीं इन्वॉल्व, BCR ABR ठीक है। तुमने चेक करना है कि कहीं इस बंदे के फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स तो नहीं इन्वॉल्व, तो तुमने इसके फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को चेक करना है। ये चीज़ होगी रूल आउट करने के लिए CML।
तो ये तुम्हारे पॉइंटर्स हो गए, ये 3 होने चाहिए जैक नेगेटिव में, ठीक है। जैक पॉजिटिव में एरिथ्रोसाइट्स का लेवल 0.52 से ज़्यादा और 0.48 फीमेल्स और म्यूटेशन होनी चाहिए। दूसरा A1 में रेड सेल्स का लेवल ज़्यादा, जैक 2 नेगेटिव और एरिथ्रोसाइट्स कोई नहीं है, स्प्लीनोमेगाली और BCAPL का लेवल तुम्हारा इंक्रीज। तो ये तुम्हारा हो गया सबसे पहले पॉइंट्स। उसके बाद बात आ गई अब इसका कॉज क्या है। नॉर्मली कोई भी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, बट हम कई बार देखते हैं कि नॉर्मली जो सारे पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या है कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो देखी गई थी। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी कौन से वाले सेल्स की देखी गई है, बेसिकली 20q की, ट्राइसोमी 8 एंड 9p। तो ये तुमने क्या याद रखनी है चीज़, 20q की, ट्राइसोमी 8 और 9p, 20q, ट्राइसोमी 8 और 9p, ये तुम्हारी होगी, ठीक है। अब क्लिनिकली जो तुम्हारे पेशेंट आएगा उसके क्या फीचर्स होंगे क्लिनिकली, ठीक है। उसको बॉडी एक्स हो रही होंगी सारी जगह, ठीक है। टिंगलिंग एक्स क्यों हो रही होगी, वेजो एक्लूजन हुई है, स्प्लीनोमेगाली हो रही है, ज़्यादा सेल टूट रहे हैं, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन होएगी, हीट सेंसेशंस निकल रही होगी बॉडी में से, फ्लशिंग हो रही होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद स्प्लीनोमेगाली होगी, उस बंदे का स्प्लीन इनलार्ज होगा। अब प्लेटलेट्स भी कंपेरेटिवली इनलार्ज है तो ब्लड लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकते हैं ना प्लेटलेट्स, तो हेमरेजिक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एट द एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस ही होनी है, पहले पीनिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए, हेडेक वगैरह हो सकती है, पेन सेंसेशंस वगैरह ही हो गया। अब तुम्हारी आ गई लैब फाइंडिंग्स। तुम्हें लैब फाइंडिंग्स में क्या दिखेगा, एक तो वही हो गया तुम्हारा HB लेवल जो है तुम्हारा इंक्रीज़ होगा 17.5 मेल्स में, 15.5 फीमेल्स में। फिर तुम्हारा क्या है, एरिथ्रोसाइट, वो भी तुम्हारे क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। हिमेटोक्रेट, वो भी तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज़। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोसिस, वो भी तुम्हारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर साइटोजेनिक इबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी है, 28q, 8 की ट्राइसोमी और 9p, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन का लेवल वो कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी, पर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारी होगी पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा हमने कर लिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हमने एक CML भी कर लिया। अब हमारा अगला आता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। यार बात तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, अगर तो रट्टा मरवाएगा कोई और रट्टा मारोगे तो फिर नहीं याद होगा, बस टाइम होना चाहिए। मेरे को काफ़ी जाने बोल रहे हैं कि वीडियोस डालो, पर मैं टाइम कहाँ से लेके आऊँ, इतना जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रही हूँ कि डल जाए, और इससे मुझे भी थोड़ा याद हो जाता है, ठीक है। अब बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया के बारे में, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी है, ठीक है, वो जो है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, उसको प्राइमरी एरिथ्रोसाइथीमिया या प्राइमरी एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोलेंगे, जिसका आइडियोपैथिक है, जिसका रीज़न नोन नहीं है, ठीक है। या इसको हम एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो ये इसी के 3 नाम हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्राइमरी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्योंकि जो आइडियोपैथिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। जो सेकेंडरी और रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है ना, इसका कोई ना कोई रीज़न होता है, अंडरलाइंग कॉज होता है। कौन कौन सा हो सकता है, या तो बंदे को क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मतलब उसको काफ़ी टाइम से कोई इन्फेक्शन थी, ठीक है, या हेमरेज है, या उसकी पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी, उसको क्रॉनिक टाइम से है, मैलिग्नेंसी है कोई, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का केस है, या स्प्लीनेक्टमी करी है तुमने उसकी, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, फिर हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, मैलिग्नेंसीज हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और स्प्लीनेक्टमी हो सकती है। ये तुम्हारे उसके कॉजेज आ गए, ठीक है।
नॉर्मली अनकॉमन डिसऑर्डर है, ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रीकर्सर सेल कौन सा है जो प्लेटलेट को लेके आएगा, मेगाकैरियोसाइट्स। तो बेसिकली मेगाकैरियोसाइट से ओवर प्रोडक्शन हो रही है तुम्हारी प्लेटलेट्स की, मतलब प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ होगी तुम्हारी, इससे तुम प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट कर लोगे। प्राइमरी का कोई कॉज नहीं है, सेकेंडरी के तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे जो हमने ऊपर बात कर ली, ठीक है। अब इसकी जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है वैसे इतनी नहीं पता, बट जो एक मैकेनिज़्म मानी जाती है कि जो थ्रोम्बोपोएटिन है, ठीक है, थ्रोम्बोपोएटिन जो है हमारे प्लेटलेट जो बनते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर तो थ्रोम्बोपोएटिन का कंट्रोल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ इट्स कंट्रोल, तो थ्रोम्बोपोएटिन के कंट्रोल को एब्सेंट होने की वजह से भी तुम्हारा थ्रोम्बोपोएटिन का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। थ्रोम्बोपोएटिन के लेवल जो है बढ़ने की वजह से तुम्हारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से तुम्हारे क्या होगी, एंडोमाइटोसिस होगी मेगाकैरियोसाइट्स की, तो तुम्हारे मेगाकैरियोसाइट्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा ही प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। तो बेसिकली तुमने याद रखना है थ्रोम्बोपोएटिन का लेवल, ठीक है, थ्रोम्बोपोएटिन वर्ड याद रखना है। एक तुमने याद रखना है मेगाकैरियोसाइट, कल बात याद रखनी है, ठीक है। प्राइमरी का कोई रीज़न नहीं है, सेकेंडरी का है जो हमने बात कर ली कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्लिनिकली हैमरेज वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब आगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकली इसके फीचर्स क्या है, स्प्लीनोमेगैली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होएगी, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा भी हो चुके हैं, या बेसिकली बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो शुरू में वो पहले कम होंगे फिर बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, बंदा स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर सकता है कभी भी कहीं पे भी, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस हो सकती है, आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ब्रूसिस बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। ब्रूसिबिलिटी की एबिलिटी होगी ऑन माइनर ट्रॉमा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या होगी, प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ होगा, ये तो ऑब्वियस है। कितने से ज़्यादा होगा, 4.5 लाख से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने से ज़्यादा होता है, 4.5 लाख से। नॉर्मल प्लेटलेट कितना होता है, 1.5 लाख से लेके 3 to 4 लाख तक होता है। एक सेकेंड एग्जैक्ट बताने दो, मेरे को याद भूल गया एग्जैक्ट कितना था। तो मेनली जो हमारा होता है प्लेटलेट काउंट, वो हमारा 1.5 से लेके 4 लाख होता है, ठीक बोल रही थी मैं। तो ये तुम्हारा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। तो अगर तुम्हारा प्लेटलेट काउंट 4.5 लाख से बढ़ गया तो ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है ईटी के लिए, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के लिए। उसके बाद हमारे एकदम से प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेगाकैरियोसाइट का लेवल भी क्या होगा, मेगाकैरियोसाइट जो है तुम्हारा वो बड़ा हो जाएगा, लार्ज प्लेटलेट्स दिखेंगे। अब जो प्लेटलेट्स हैं वो अब नॉर्मली फंक्शन कर रहे होंगे, अब नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे प्लेटलेट, इसी वजह से ऊपर जो है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हाइपरलिपिड मेगाकैरियोसाइट होंगे। तो ये तुम्हारे हो गए पॉइंट्स, ठीक है। अब हो गया कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि तुम एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस डायग्नोस कर रहे हो, तो तुम बताते कैसे हो कि बंदे को हाँ एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है। तो इसमें जैक और स्टैट म्यूटेशन इसमें भी प्रेजेंट होती है। वहाँ पे जैक 2 म्यूटेशन थी, यहाँ पे जैक और स्टैट म्यूटेशन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तुमने देखना है कि प्लेटलेट क्या है बंदे के, बड़े होने चाहिए। उसके बाद जैक स्टैट म्यूटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और तुमने रूल आउट करना है कोई और कॉज तो नहीं है, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा, CML या AML या कोई और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कुछ और तो नहीं है, वो सब तुमने रूल आउट करना है, ठीक है। तुमने देखना है कि आयरन स्टोर्स वगैरह नॉर्मल है, वो चेक करना है। सेकेंडरी कॉजेस तुमने सारे रूल आउट करने हैं, वो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो अगर तो हमें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर पे नोट आया तो हमें CML के बारे में भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, पॉलीसाइथीमिया वेरा भी, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस भी और माइलोफाइब्रोसिस भी, ये सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर अकेला नोट आया किसी पे तो फिर अलग बात है। अब प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस क्या है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस को हम लोग
आइडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई रीज़न नोन नहीं है कि क्यों फाइब्रोसिस हो रही है, या फिर इसे हम एग्नियोजेनिक मतलब अननोन रीजन का माइलोइड मेटाप्लेजिया भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे माइलोसेक्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से नोट आ सकता है। क्या क्या नाम है हमारे माइलोइड फाइब्रोसिस के? तो एक हमारा है प्राइमरी माइलोइड फाइब्रोसिस, ठीक है, यही लिखा सकता है। तो प्राइमरी अननोन रीज़न होता है, इसका रीज़न नहीं हमें पता, तो आइडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस होगी, ठीक है। एक एंजियोजेनिक, मतलब जिसका रीज़न नहीं पता, एंजियोजेनिक माइलोइड मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो एंजियोजेनिक माइलोइड मेटाप्लेजिया ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एंजियोजेनिक माइलोइड मेटाप्लेजिया हो गया, आइडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। और उसके बाद आ गई हमारी माइलोसेक्लेरोसिस। तो ये तुम्हारे वो हो गए सारे पॉइंट्स। उसके बाद तुम्हारे आगे आ गया कि ये होता क्या है, ठीक है। ये क्लोनल डिसऑर्डर है, मतलब सेम तरह के सेल ही तुम्हारे प्रोलिफरेट करते हैं। कौन से? न्यूप्लास्टिक स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, मतलब जो तुम्हारे स्टेम सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, न्यूप्लास्टिक स्टेम सेल जो है तुम्हारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं? आउटसाइड द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर नहीं होते, आउटसाइड बोन मैरो होता है ये। तो ये क्या होता है? एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस होती है, ठीक है। मतलब बोन मैरो के अंदर हाइपोसेलुलरिटी है, वहाँ पे सेल कम हो गए हैं, और जो आउटसाइड बोन मैरो वहाँ पे रीजन्स बनने शुरू हो गए जहाँ पे सेल की ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा मेडुलर हेमाटोपोएसिस होगी, ठीक है। और ये हमारी मेनली कहाँ होती है? मेनली इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। ये मेजर ऑर्गन है जिनके अंदर होनी होती है ये, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में क्या है। ये हमारी होगी प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, और इसमें स्प्लीनोमेगाली भी तुम्हारी होगी, ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा आ गया सेकेंडरी माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेकेंडरी माइलोफाइब्रोसिस है वो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स के भी हाफ पे होती है, ठीक है। कुछ टॉक्सिक एक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से होती है, मतलब उसका एक नॉन रीज़न है कि हाँ क्यों माइलोफाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसका कॉज क्या है, क्यों हो रही है माइलोफाइब्रोसिस। प्राइमरी हमने पहले तो बोल दिया आइडियोपैथी है, कोई नॉन रीज़न नहीं है, ठीक है। एक हमने इसको नाम दिया था आइडियोपैथिक तभी, फिर एंजियोजेनिक माइलोइड मेटाप्लेजिया भी बोला और माइलोस्क्लेरोसिस भी बोला। तो इसका मतलब कोई नॉन रीज़न नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि हमने देखा कि जो नॉर्मली इनमें कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी होती है, ठीक है। और इसमें अर्ली फाइब्रोबिटिक स्टेज जो है हमारी प्री फिब्रोटिक जो हमारी स्टेज है वो कन्वर्ट होती है फिब्रोटिक स्टेज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि जो हमारी अर्ली प्री फिब्रोटिक स्टेज होती है वो कन्वर्ट होती है फिब्रोटिक स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका कॉज हो गया। अब इसमें फाइब्रोसिस के रीज़न क्या है और क्या रीज़न हो सकते हैं? जो हमने बोला एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए जो है हमारे ग्रोथ फैक्टर बीटा उसका लेवल जो है हमारा इंक्रीज़ करता है। ओस्टियोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम हमने माइलोइड स्क्लेरोसिस भी रख दिया था, ठीक है। इसमें क्या है ओस्टियोस्क्लेरोसिस भी शुरू हो जाती है, ठीक है। और मैरो की एंजियोजेनेसिस भी होती है, ठीक है। और मैरो की एंजियोजेनेसिस वेजोडर्मल वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होती है। तो बेसिकली हमारा VEGF और
प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर का भी काम होता है। ये मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, VEGF ज़्यादा होता है। तो बेसिकली माइलोफाइब्रोसिस में है क्या, कुछ नहीं है। प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस आइडियोपैथी भी होती है, इसमें ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होती है, इसलिए इसका नाम माइलोस्क्लेरोसिस भी है। और एंजियोजेनिक माइलोमेटाप्लेजिया, मतलब जिसका कोई रीजन का पता नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बोन मैरो है वहाँ पे हाइपोसेलुलरिटी होगी, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, सेल्स के बाहर हिमोपोइसिस हमारी शुरू हो जाती है। मेनली कहाँ होती है, लिवर और स्प्लीन के अंदर। साथ में स्प्लीनोमेगाली इसमें इसलिए देखी जाएगी क्योंकि उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। कॉज क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। GF जो ग्रोथ फैक्टर बीटा है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओस्टियोस्क्लेरोसिस है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैरियोएंजिस में VEGF का फैक्टर जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लिनिकली अब बंदा कैसे दिखाएगा, अब इसमें WBC का डिसऑर्डर है, उसमें मोस्टली सारे WBC के डिसऑर्डर्स में ना एनीमिया होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक सेल्स ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे कम हो जाएंगे, ठीक है। स्प्लीन इनलार्ज होगी तो स्प्लीनोमेगाली हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लिवर में भी हमने बोला था ओवर एक्टिविटी है, तो हिपैटोमेगाली भी हमें दिखेगी, ठीक है। पर्टिकियाइज हमें दिखेंगे। अब पर्टिकियाइज क्या होता है कि ये हमारी बॉडी है ना, ऐसे छोटे 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 ब्लू से तुम्हें रैशिस टाइप, ब्रूसेस टाइप दिखेंगे, ठीक है। और प्लेटलेट भी कम हुए होंगे तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स दिखेगी, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लैब फाइंडिंग्स आ गई, लैब डायग्नोसिस में क्या दिखेगा, वही सारे पॉइंट्स, अनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब WBCs तुम्हारे इंक्रीज हो गए, फिर प्लेटलेट्स तुम्हारे इंक्रीज भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पहले ज़्यादा होंगे पर फाइनली उन्होंने क्या होना है, कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देख रहे हो ना, उसमें क्या दिखेगा तुम्हें, बिजार रेड सेल शेप के तुम्हें वो दिखेंगे RBCs, और टीयर ड्रॉप पॉकिलोसाइट्स दिखेंगे, ठीक है। फिर तुम्हें क्या दिख सकता है, अब एनीमिया का हुआ है ना, तो बेसिकली माइक्रोसिटिक एनीमिया वाले केसेस में दिखते सारे। बेसोफिलिंग स्टिपलिंग दिखेगी, न्यूक्लिएटेड RBCs दिखेंगे, ठीक है। मैच्योर ल्यूकोसाइट्स दिखेंगे, तो ये सब तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो ये ना भी याद रहे तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्री फाइब्रोटिक स्टेज जो होती है, हम टेफ्रीन बायोप्सी करते हैं, ठीक है। कौन सी बायोप्सी कर रहे हैं हम, टेफ्रीन बायोप्सी, ठीक है। अब जब तुम टेफ्रीन बायोप्सी करोगे, इसमें हमें प्री फिब्रोटिक स्टेज दिखती है, फिब्रोटिक दिखती है, और फिर एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस दिखती है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि क्या से होता है कैसे नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो बेसिकली माइलोप्रोलिफरेटिव ऑर्डर का एक बार समरी करते हैं। अब हमने बोला था CML में क्या था, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, कौन सा था, 9 और 22, ठीक है। और BCR ABL जीन थी फिलाडेल्फिया, ठीक है। उसके फीचर्स वगैरह वो तुम्हें सब पता है कि जो है तुम्हारी एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली वगैरह हो जाएगी। पॉलीसाइथीमिया वगैरह में एक चीज़ याद होनी चाहिए, पैनसाइटोसिस, मतलब सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। और एरिथ्रोपोएटिन का लेवल वो नहीं बढ़ना, बाकी सब बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ गया एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या है, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें कम हो जाएगी। माइलोफाइब्रोसिस, इसमें बोन मैरो को छोड़ के बाकी जगह पे तुम्हारे वो बनने शुरू हो जाएंगे सेल्स, ठीक है। एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस होएगी, एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस। उसके बाद आ गया माइलोडिस्प्लास्टिक न्यूप्लाज्म। तो MDS पे अलग तुम्हें नोट भी आ सकता है कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता क्या है, माइलोडिस्प्लास्टिक न्यूप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। इसको हम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया। इसका नाम सिंड्रोम्स ऑफ नियोप्लाज्म हो गया, बट MDS अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये है क्या, हिमेटोपोइटिक क्लोनल नियोप्लाज्म है तुम्हारा बोन मैरो का, ठीक है। न्यूप्लाज्म मतलब पेरिफेरली तुम्हारे न्यूप्लाज्म में बोन मैरो के जो सेल्स हैं ना वो सारे इंक्रीज होंगे, तो हो क्या होगा, क्या बोन मैरो में तुम्हारी हाइपरसेलुलरिटी दिखेगी, ठीक है। और पेरिफेरली तुम्हें साइटोपिनिया दिखेगा, मतलब तुम्हारे सेल जो है तुम्हें कम दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी क्या है तुम्हारा, प्राइमरी MDS, ठीक है। आइडियोपैथिक जिसका कोई भी रीज़न नोन नहीं है, कि तुम्हें पता नहीं है वो क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है। सेकेंडरी से रिलेटेड तुम्हारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो रहा है, एंड क्या है क्या नहीं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी माइलोडिस्प्लास्टिक में हमने बोला कि पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, पेरिफेरी में सारे सेल तुम्हारे डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, सारे सेल्स तुम्हारे पेरिफेरी में डिक्रीज कर जाते हैं। अब इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एक फैब एक वर्ल्ड हेल्थ वाली। तो फैब वाली क्या है, सबसे पहले रिफ्रैक्टरी एनीमिया होता है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग्ड सिड्रोब्लास्टिक RBCs, ठीक है। फिर RA विद रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट, फिर RA विद ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, जो बुक में दी हुई है वो गंदी है, ये वाली कंपेरेटिवली ईजी है एंड मोस्टली यही यूज़ होती है। फिर CMML क्या होता है, क्रोनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि रिफ्रैक्टरी एनीमिया होगा, ये क्या होता है हम एनीमिया के चैप्टर में अलग पढ़ेंगे, अभी इतनी डिटेल में मत जाओ। फिर हमारे RA विद रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, पहले रिफ्रैक्टरी एनीमिया होता है, सिड्रोब्लास्ट रिंग्ड के साथ RBC होते हैं। फिर तुम्हारा RA विद एक्सेस ब्लास्ट के साथ रिफ्रैक्टरी एनीमिया RA होता है, फिर रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट होते हैं, एक्सेस ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ब्लास्ट सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारी, उसके बाद फिर तुम्हारा CMML है, क्रोनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया। उसके बाद आ गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन, वो क्या बोलता है, MDS विद सिंगल लाइनेज डिस्प्लेसिया, ठीक है। फिर MDS विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, फिर मल्टीलाइनेज डिस्प्लेसिया, फिर तुम्हारे एक्सेस ब्लास्ट, आइसोलेटेड मतलब अलग किया तुमने, फिर तुम्हारा MDS जिसको क्लासिफाइड नहीं किया गया, फिर तुम्हारा है रिफ्रैक्टरी साइटोपिनिया ऑफ चाइल्डहुड। तो ये क्लासिफिकेशन है, एक बार फिर से देखो, यह थोड़ा बहुत रट्टा है, ये क्या ही कर सकते हैं। MDS क्या है, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। प्राइमरी है, उसका कोई रीज़न नोन नहीं है, सेकेंडरी के कुछ रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली इसमें पैनसाइटोपिनिया होना है, पेरिफेरी में तुम्हारे जो सारे सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसकी स्टेजेस क्या हैं, सबसे पहले तुम्हारा है रिफ्रैक्टरी एनीमिया, तो रिफ्रैक्टरी एनीमिया हो गया, फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद ब्लास्ट सेल्स, फिर ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर तुम्हारा क्रोनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। वो चीज़ होगी, पहला सबसे पहला क्या है, रिफ्रैक्टरी एनीमिया, फिर रिंग्ड सिड्रोब्लास्टिक RBCs, फिर एक्सेस ब्लास्ट है, ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर CMML, ये हो गया।
अब हु की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले सिंगल लाइनेज डिस्प्लेजिया है, मतलब एक ही सेल की हुई है, बाकियों की नहीं अभी हुई। फिर रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या होता है, ये हमें नीमिया में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर मल्टी लाइनेज डिस्प्लेजिया, अभी के लिए इसको रट्टा मार, ठीक है। फिर एक्सेस ब्लास्ट हो सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकता है, अनक्लासिफाइड हो सकता है, या साइटोपिनिया ऑफ चाइल्डहुड हो सकता है, कि मतलब चाइल्डहुड में उसके सेल्स कम हो गए। अब क्लिनिकली पेशेंट तुम्हारे पास आया तो क्लिनिकली वो क्या दिखाएगा तुम्हें, ठीक है। क्लिनिकली इसमें क्या दिखता है, एनीमिया, ये तो तुम्हें मैंने बोला याद ही रख लो, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्वीट सिंड्रोम दिखता है। स्वीट सिंड्रोम क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन होता है जिसमें एकदम से फीवर होना शुरू हो जाता है और पेनफुल रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो फीवर एंड पेनफुल रैश, तो ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स में तुम्हें क्या दिखेगा, अनीमिया, TLC एंड DLC तुम्हारी कम होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे, सेलुलैरिटी भी घटी होगी, ठीक है। बोन मैरो जो है वहाँ पे सेलुलैरिटी फिर भी इंक्रीज होगी, पेरिफेरी में कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारी सीरीज भी इफेक्ट होगी। और इसकी कट ऑफ 20% से कम है, क्योंकि हमने बोला था कि AML में 20% होते हैं, ठीक है। तो MDS में 20% से कम होंगे ब्लास्ट सेल, तो AML में 20% से ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ होगी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में CML किया, उसका मैंने तुम्हें बता दिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉलीसाइथीमिया वेरा किया, वो तुम्हें समझ आ गया होगा, JAK2 म्यूटेशन होनी चाहिए। ET किया था हमने, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, उसमें भी JAK2 म्यूटेशन थे और प्लेटलेट बढ़ जा रहे थे। फिर हमने माइलोफाइब्रोसिस किया, जिसमें हमने बोला एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है। फिर हमने किया था MDS में ना एक पॉइंट अब तुम्हारा रह गया, इसकी क्लासिफिकेशन तो हमने कर ली। MDS का एक और पॉइंट होता है कि इसमें ना डिस्प्लेजिया होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्ग्रेनुलोपोसिया भी ग्रेनुलोपोइसिस भी होती है, डिसएरिथ्रोपोइसिस भी होती है, और डिसमेगा कैरियोपोइसिस भी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया MDS के। इससे पहले हमने एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया करा था, उस वीडियो में हमने जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया किया था, हम लोगों ने जाना था एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया होता क्या है, और उसकी 2 क्लासिफिकेशन होती है, फैब और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और फैब में हमने M0 से लेके M8 तक करा था, और इसमें हमने 4 फैक्टर्स किए थे जो ऐड होते थे। फिर इसके अलावा लैब फाइंडिंग्स एंड ऑल किया था, और रॉड्स दिखते हैं जो इसका ही फीचर है सिर्फ, ठीक है। तो ये तुम्हें सारे पॉइंट्स में याद होने चाहिए कि कौन सा फीचर किसका था एंड कौन सा वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया। अगर अभी कोई डाउट होगा या कोई पॉइंट होगा जो नहीं समझ आया तो तुम वो बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो